जय हिंद साथियों। आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों आपका 50% क्वेश्चन जो है वो आपका शिक्षण विधि से ही आता है। चाहे पांचों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपका 50% आपका पेडागॉजी यानी कि शिक्षण विधि आता है। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में काफी मददगार साबित होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, जिससे आप बहुत सारे प्रश्नों को और बिना पढ़े ही हल कर ले जाएंगे। तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रभावी कक्षा में, आगे आपको ऑप्शन में पढ़ना है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में नहीं रहते छोटी कक्षाओं में। ठीक है, स्पर्धा तो साथियों आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में भले आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन छोटी कक्षाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है और चर्चा को हतोत्साहित। देखिए, चर्चा को हतोत्साहित करने की बात आ गई, यानी कि निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। तो बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साथियों एक इफेक्टिव क्लास में, ठीक है, एक इफेक्टिव क्लास में शिक्षक जो है चर्चा को प्रोत्साहित करता है। साथियों क्या करता है, प्रोत्साहित करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा पर जो है जोर देगा, और शिक्षार्थी का जो पूर्व ज्ञान है और उसका जो पृष्ठभूमि है, यानी कि जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से आता है, उसके साथ उस चर्चा का संबंध जोड़ेगा, तभी छात्र अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है, चीज़ों को। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। तो शिक्षार्थी जो है एकदम निष्क्रिय नहीं रहते, एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर निष्क्रिय शब्द जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, इसकी जानकारी के लिए आप जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी है, अथवा आप कमेंट करिएगा, मैं पुनः जो है इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड अगर आप जान जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को साथ साथियों बोरिंग ना होइएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिना इन प्रश्नों के आप साथियों परीक्षा पास नहीं कर सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको एनसीएफ भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है साथियों, एक साथियों सुविधादाता की, ठीक है, फैसिलिएटर की जो भूमिका है वो शिक्षक की है, यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को केवल एक सुविधा देता है पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बाकी साथियों ना तो वह साथियों स्वामी है, ना तो वहाँ का मालिक है, ना तो वह बच्चों को डांट सकता है, ना तो मार सकता है, केवल बच्चों को किसी तरह से सुविधा देकर उनको सिखा सकता है। तो सत्तावादी गलत, ये आपका निगेटिव टैग हो जाएगा, ठीक है। अधिनायकीय, ठीक है। अनुमति परक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सुविधा प्रदाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि जो साथियों शिक्षक होता है वह क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो जो एनसीएफ है उसने अपनी समझ से क्या प्राप्त की है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ व्यवहारवाद भी गलत हो जाएगा, मानवतावाद भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका जीन पियाजे ने दिया था, तो यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। रचनावाद, ठीक है, तो आपका जो रचनावाद है इसकी समझ साथियों किसने प्राप्त की है, एनसीएफ 2005 ने, ठीक है। क्योंकि साथियों इसके माध्यम से जो है बच्चे साथियों अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, चीज़ों को अपने परिवेश से जोड़ पाते हैं। तो जो साथियों रचनावाद है, यानी कि बच्चा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसके अनुसार जो है अच्छा खासा ज्ञान अर्जन कर पाता है, अपने क्षेत्र से जोड़कर, अपने समाज से जोड़कर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, पढ़ाने की उत्सुकता। क्या साथियों शिक्षक जो है वो केवल उत्सुक रहेगा पढ़ाने के लिए, तो क्या ये प्रभावी शिक्षण हो पाएगा प्राथमिक स्तर पर, नहीं, ठीक है। बच्चों को आना भी चाहिए, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। तो आपका जो धैर्य और दृढ़ता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आप में, एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए शिक्षक की, मुझे किसी ना किसी तरीके से बच्चों को सिखाना है, ठीक है। अगला आपका है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान की क्षमता में, ठीक है। जरूरी नहीं है शिक्षक ज्ञानी हो तभी बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान के भंडार बहुत सारे शिक्षक में होते हैं, लेकिन वो साथियों पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों को सिखा ही नहीं पाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, ठीक है।
तो जरूरी नहीं है अति मानक भाषा पढ़ाने की क्षमता हो तभी शिक्षक जो है सिखा पाएगा। तो सबसे मेन चीज जो शिक्षक के अंदर होना चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। तो ये अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता मतलब साथियों क्रिएटिविटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। सृजनात्मकता मतलब समझिएगा कि कोई बालक है और साथियों वह किसी एक चीज को, यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई चीज हो जिसको किसी तरीके से हल करना हो, कोई समस्या हो, समझिएगा कि कोई समस्या हो उसको हल करना हो, तो एक जो क्रिएटिव बालक होता है, जो साथियों सृजनात्मक बालक होता है, वो साथियों एक ही तरीके के क्वेश्चन को या एक ही तरीके के चीजों को कई तरीके से हल कर ली जाएगा, समस्या को जो साथियों कई तरीके से हल कर ली जाएगा, ठीक है। तो ये वही सृजनात्मक बालक होते हैं। तो पोषण कौन करेगा सृजनात्मकता का? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है। क्या साथियों अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण ये साथियों शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? नहीं करेगा। जरूरी नहीं है साथियों केवल जो है सृजनात्मकता अच्छी शिक्षा से आए, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो प्रत्येक शिक्षार्थी है उसके अंदर जो साथियों प्रतिभा है उसको आप बाहर लाने की कोशिश करेंगे और प्रश्न पूछने का अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चा साथियों नई नई चीजें सोच पाएगा, समझ पाएगा और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको जो है बाहर ला पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। केवल उपलब्धि नहीं कि केवल साथियों अंक पा जाए, ग्रेड पा जाए, प्रथम स्थान पा जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है पाना, ठीक है। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साथियों शुरू में अच्छे बेहतर अंक नहीं ला पाते, लेकिन बाद में वो साथियों उनकी प्रतिभा जिस धीरे धीरे निखरती है उसी हिसाब से उनका जो है जीवन बदलता चला जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोचिंग करने की यहाँ बात अगर आती है तो वो निगेटिव टैग वर्ड है, उसको तुरंत ही गलत कर दिया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? चलिए देखते हैं। पहला, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो बच्चों को पढ़कर आने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक आप छोटे बच्चों को पहले कुछ ना कुछ ज्ञान नहीं देंगे तो वो साथियों अपने आप से कहाँ से सीख पाएंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, नहीं, स्वयं को गतिविधि नहीं कराना है, बच्चों को गतिविधि कराना है, ठीक है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक है। ये भी आपका उत्तर अभी सही हो सकता है। अगला ऑप्शन, बिना चारों ऑप्शन पढ़े हम किसी भी तरीके से उत्तर को टिक नहीं करेंगे पेडागोजी के शिक्षा विधि में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे, लेकिन उन चारों ऑप्शन में से आपको बेहतरीन यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना होता है। अगला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बिल्कुल, ठीक है। शामिल नहीं करेंगे, केवल शामिल करना नहीं, यहाँ देखिए केवल शामिल करने की बात कर रहा है गतिविधि में, यानी कि गतिविधि यहाँ पर आप करेंगे और बच्चे शामिल होंगे, नहीं, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देना होगा, यानी कि बच्चे स्वयं गतिविधि करेंगे तभी सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा नहीं देगा। एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगेगी जब प्रतियोगिता की भावना आने लगेगी। सहयोग की भावना, तो जो साथियों एक शिक्षक होता है वह साथियों हमेशा विद्यार्थियों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना उत्पन्न करने की बात करता है। प्रतिद्वंद्वता की भावना नहीं लाएगा, तटस्थता की भावना नहीं लाएगा, ठीक है। केवल सहयोग की भावना उत्पन्न करने की बात करता है एक अच्छा शिक्षक। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक टिक नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इन सब चीजों पर अध्ययन कर रखा है, इसलिए मैं आपको उत्तर बताता चलता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, गलत कर देंगे जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। देखिए अगला ऑप्शन है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। जरूरी नहीं है कि अगर उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो तो वो अच्छा शिक्षक है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, अभी मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ। अगला ऑप्शन है, वह अत्यधिक संवेदनशील हो। नहीं, वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। नहीं, देखिए बच्चे हैं तो अगर वहां पर आप सख्त अनुशासन पेश आएंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी, बच्चे आपसे दूर भागने लगेंगे। और अत्यधिक संवेदनशील, पता चला अत्यधिक आप संवेदनशील है, कहीं पर गुस्से की बात आ गई तो आप क्लास में ही गुस्सा हो गए, किसी को मारने पीटने लगे बच्चों को, ठीक है, या कोई कहीं संवेदना आ गया जो है दया भाव का तो आप रोने लगे क्लास में। तो ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, एकदम संवेदनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा ज्ञान ही हो, मेन जो फोकस है आपका वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो आप वहां पर केवल बच्चों को जानकारी देंगे, पढ़ाएंगे, अब उस संवेदना में आप बह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो एक अच्छा स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है वह साथियों संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। तो आपका ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। आजीविका कमाना, केवल कमाने के लिए शिक्षा नहीं लेना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल जो शिक्षा है साथियों वो साथियों बच्चे का सर्वांगीण विकास कराए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों बच्चा स्कूल जाता है तो केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता है,
पढ़ाई करने के साथ साथ और साथियों खेलकूद और सदाचार, व्यवहार, लोगों के साथ उठना बैठना, समाज में कैसे रहना है, ये सब चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखता है। ठीक है, तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास कराने की बात करेगा वही ऑप्शन सही होगा शिक्षा के लिए। ठीक है, पढ़ने एवं लिखने सीखना, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, मेन जो फोकस हमारा होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना होता है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तो वीडियो साथियों पूरा जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा कोई क्वेश्चन लाकर पूछ लिया कि आपको तत्काल उत्तर नहीं आ रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो शिवानी लड़की है, आप जो छात्रा है, उसको आपको चुप नहीं कराना है, डांटना फटकारना नहीं है। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, नहीं, बच्चों को गुमराह नहीं करेंगे। ठीक है, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, ये भी आप नहीं कह सकते कि मैं जानता नहीं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और बच्चे आपको आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगला ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आप शिक्षक हैं, आपको तत्काल में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं अभी थोड़ी देर में इसका उत्तर बताऊंगा, और कुछ देर बाद आप उस उत्तर को जो है समझ-बूझ कर लेकर आएंगे और बच्चों को जो है अच्छे से समझाएंगे उस प्रश्न को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चों की जिज्ञासा कैसे शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। तो बच्चों मतलब अगर बच्चा कोई जिज्ञासु है, कुछ उसके अंदर चल रहा है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप उसकी जिज्ञासा को कब शांत करेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर कब देंगे आप, तो इसको आपको बताना है। तो जब शिक्षक नहीं, आप अपना टाइम नहीं निकाल कर आएंगे। ठीक है, कि आप मान लीजिए आप एक 10 दिन बाद फुर्सत में आए तो अब आप बच्चे का उत्तर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, नहीं, कुछ समय के पश्चात, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगर एक विद्यार्थी आपसे कुछ पूछता है, कुछ जानना चाहता है, तो आप जब विद्यार्थी पूछता है तुरंत ही आप उसका उत्तर तत्काल में कहीं ना कहीं से समझ-बूझ कर कहीं ना कहीं से देना है आपको। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है, तो माता पिता यानी कि उनको अंग्रेजी नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चों को आप उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो साथियों अपनी मातृभाषा जानेंगे, तो वो साथियों अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन है, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, नहीं, आप प्रेशर नहीं कर सकते किसी बच्चे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको कई तरीके आने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप बच्चे की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल गलत। आप बच्चों को उनकी मातृभाषा बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एनसीएफ और आरटीई में भी मातृभाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें साथियों आपका जो है 5 तक की शिक्षा को जो है जरूरी कर दिया गया है, आपका जो है मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। अगला आपका ऑप्शन है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आप जो है साथियों बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में जो है कि मतलब उसकी जो मातृभाषा होगी, जो भी हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उसकी सहायता लेकर आप बच्चे को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला वीडियो अनुकरण। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे, वीडियो देखकर बच्चे अनुकरण करेंगे, बिल्कुल। प्रदर्शन, मान लीजिए कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ भी बच्चे सीखेंगे। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बच्चे स्वयं भी करके सीखेंगे। तो ऑल दीज यानी कि ये सभी जो है तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी, यानी कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, यानी कि क्या विश्वास है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ठीक है, औरों को मौका देना है, अकेले हमेशा निर्देशन नहीं करना है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को साथियों स्वतंत्र रूप से, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्रता बाधित करने की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र हैं, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना है, वे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी ठीक है कर सकते हैं। तो जब बच्चे स्वयं करेंगे तभी सीखेंगे, तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से तर्क करना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। ठीक है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यहाँ अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत। क्या बच्चे केवल स्कूल में साथियों सीखते हैं, नहीं, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से, अपने अगल बगल से, सभी जगहों से बच्चे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। इसलिए साथियों ऐसा कहना अप्रासंगिक है, ऐसा कहना आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो साथियों शिक्षार्थी है उसका जो अनुभव है और उसका जो प्रत्यक्ष मतलब सामने अपने देखा हो, ये साथियों आपका जो है जरूरी होता है। ठीक है, विवेचनात्मक शिक्षण में ये साथियों आपका दृढ़ विश्वास है क्या है कि शिक्षार्थी अपने अनुभव से सीखेगा और जो सामने देखेगा, ठीक है, वो साथियों आपका अच्छे से सीखेगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है हमको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सक्रिय भागीदारिता। यानी कि यहाँ पर शिक्षिका जो है कोई भी क्वेश्चन है उसको तो आता है लेकिन वहाँ अपने आप उत्तर नहीं देती है, बच्चों को ऐसे सिचुएशन में डाल देती है कि बच्चे उसका उत्तर अपने आप निकाल ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको साथियों हम सक्रिय भागीदारिता कहते हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपका जो बी ऑप्शन है अनुदेशात्मक नहीं होगा। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सीखने की तत्परता भी नहीं होगी। सक्रिय भागीदारिता इसको कहते हैं कि जब बच्चे मौका पाएं और अपना जो भागीदारी है समूह रूप से, ठीक है, समूह में अपना भागीदारी देकर अपना उत्तर खुद निकाल पाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।